आईसी इंजन में कंबशन के बाद एक छोटा सा पोर्शन है दैट इज एमिशन कंट्रोल। कंबशन होने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट बचा, यानी कंबशन के बाद जो बर्न गैसेज रह गई वो जाती कहाँ पे हैं? एटमॉस्फेयर में जाती हैं। और एटमॉस्फेयर में जाकर के कहीं ना कहीं वो इस एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होती हैं, यानी उन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। वो पॉल्यूट करती हैं हमारी एटमॉस्फेयर को, ठीक ना। तो आखिर उनका कंट्रोल कैसे हो, कैसे उनको रोका जाए, उसी के लिए एक छोटा सा पोर्शन है एमिशन कंट्रोल इन आईसी इंजन, ठीक है। तो जब आप एमिशन कंट्रोल की देखते हैं के बारे में बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंजन से जो कंबशन के बाद गैसेस निकल रही हैं उनमें पॉल्यूटेंट के रूप में क्या क्या चीजें होती हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन से समस्या नहीं है, हाइड्रोकार्बन से एटमॉस्फेयर को समस्या नहीं है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से समस्या है, ठीक ना। अगर हाइड्रोकार्बन मतलब हमारा जो फ्यूल है, अगर उसका प्रॉपर कंबशन हो गया तो उससे हमें समस्या नहीं है। समस्या तब है जब अनबर्न है, यानी या फिर कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, उस केस में समस्या है, ठीक ना। तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन एक पॉल्यूटेंट है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि 2 स्ट्रोक इंजन में बहुत सारा एयर फ्यूल मिक्सचर विदाउट कंबशन क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। फिर जब हमने 4 स्ट्रोक इंजन की बात की तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास ओवरलैप पीरियड था। ओवरलैप पीरियड ध्यान है? एक ऐसा पीरियड था ड्यूरिंग दैट इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व बोथ आर ओपन, ठीक ना। वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हमने देखा था एक ऐसा फेज था जब ये हमारे दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होते थे? वो पार्शियली ओपन होते थे। उस समय भी देयर इज अ चांस कि कुछ ना कुछ हाइड्रोकार्बन कहाँ चले गए? एटमॉस्फेयर में चले गए, यानी कुछ ना कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर विदाउट बर्निंग वो एटमॉस्फेयर में चला गया, और यही हमारा हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है वो है आपका HC, हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। ये वो हाइड्रोकार्बन है जो अनबर्न है, या बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ये चीजें मिलती हैं हमें। दूसरी चीज जो हार्मफुल चीज आती है वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड तो है बट ये सबसे लेस हार्मफुल है। जितने भी आईसी इंजन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनमें सबसे कम हानिकारक है वो कौन है? CO2, ठीक ना। तो एक तो हो गया HC, दूसरा हो गया CO, तीसरा हो गया CO2 और चौथा हो गया NOx, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? यानी मुख्य रूप से जो आईसी इंजन से गैसेस बाहर आ रही हैं उसमें ये 4 लोग मौजूद होते हैं, और इन चारों में अगर इनकी देखी जाए कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है तो उसमें सबसे ऊपर किसका नाम है? NOx का। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए मोस्ट हार्मफुल है, और सबसे कम हार्मफुल गैस कौन सी है? CO2। क्लियर है? CO2 सबसे कम हार्मफुल है और NOx सबसे ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। तो इन्हीं को ये जो गैसेस हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी के ऊपर ये चैप्टर है क्या? इमिशन कंट्रोल। क्लियर है ना? हमें पता चल गया है कि ये गैसेस आ रही हैं कहां से? बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द आईसी इंजन। ना, इनको मेजर कैसे करते हैं, इनकी मात्रा कैसे निकालते हैं, इसके लिए खास एपरेटस होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्सेट एपरेटस, ठीक है। उस सिस्टम का नाम क्या है? ऑर्सेट एपरेटस। उस डिवाइस का नाम है ऑर्सेट एपरेटस, जिसकी मदद से हमें ये मालूम चल पाता है कि जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट मौजूद हैं और उनकी मात्रा कितनी है। क्लियर है? तो ऑर्सेट एपरेटस वो डिवाइस है जिसको आप एक तरीके से एग्जॉस्ट गैस एनालाइजर भी कह सकते हैं। ये एग्जॉस्ट गैस जो बाहर आ रही है उसको क्या करता है? एनालाइज करता है, और एनालाइज करके आपको बताता है कि ये जो गैसेस बाहर आ रही हैं इनमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं।
ठीक ना, और साथ ही इन पॉल्यूटेंट्स की कितनी मात्रा मौजूद है। तो इसको पॉल्यूटेंट्स की मात्रा और पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, ऑरसेट एपरेटस। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जॉस्ट गैस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरसेट एपरेटस, ताकि कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं और उनकी कितनी मात्रा है ये हमें मालूम चल जाए। अब हमें मालूम चल गया कि ये जो है ये मेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो एग्जॉस्ट गैस में बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एमिशन हमको पता लगे कि इनका एमिशन हो रहा है, बट इनके एमिशन को कैसे एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाए या फिर इनके हार्मफुल इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। तो पहली बात, हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं, CO2 के विषय में हम लोग नहीं सोचते हैं, इससे ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक ना, CO2 सबसे लेस हार्मफुल है और ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं वो क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन हमें समस्या इन तीनों से है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ठीक ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों से हमें समस्या है। और इन तीनों समस्या को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कन्वर्टर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, कन्वर्टर। और कन्वर्टर में 3 लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, कितने को, HC, CO और NOx। इसीलिए इस कन्वर्टर को हम लोग कहते हैं 3-वे कन्वर्टर। क्या कहते हैं, 3-वे कन्वर्टर या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग तरह के हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक ना, केमिकल रिएक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं और उसकी मदद से हम इनके हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा कन्वर्टर यूज करते हैं, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, और 3-वे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 3 पॉल्यूटेंट हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए हम 3 तरह के सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है प्लैटिनम। सबसे पहले किसका यूज होता है, प्लैटिनम। और प्लैटिनम का उपयोग होता है किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। प्लैटिनम को कौन कंट्रोल करता है, सॉरी, हाइड्रोकार्बन को कौन कंट्रोल करता है, प्लैटिनम। ठीक है, दूसरा होता है पैलेडियम। दूसरा जो मेटल हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, पैलेडियम। और पैलेडियम किसके लिए यूज होता है, CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और तीसरा जो मेटल है जो हम यूज करते हैं वो है रोडियम। रोडियम, ठीक ना, रोडियम हम क्यों यूज करते हैं, किसके लिए, NOx के लिए। ठीक है, तो ये 3 मेटल्स का यूज होता है और इसीलिए इसका नाम क्या है, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये इन मेटल्स का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, इनको हम लोग एग्जॉस्ट गैस में लगा देते हैं। जो एग्जॉस्ट गैस आती है उसके बाहर एक चेंबर बना दिया जाता है, एग्जॉस्ट गैस की पाइप इस चेंबर के अंदर आती है और फिर वहां से एटमॉस्फेयर में जाती है। ये जो हम एक स्टील का बॉक्स बनाते हैं, ये स्टील का बॉक्स, इसके अगर हम अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहता है जो चाइना के क्ले का बना रहता है, इसको हम एल्यूमिना कहते हैं। क्लियर है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते का जो स्ट्रक्चर होता है। एक स्टील बॉक्स होता है जिसके अंदर एक हनीकॉम्ब शेप बना होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना होता है, किसका, एल्यूमिना। इसको कि हम दूसरा नाम क्या है, चाइना क्ले। चाइना क्ले की मदद से बना होता है और उसमें ये 3 चीजें और भी होती हैं, कौन कौन, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। सबसे पहले रोडियम को लगाया जाता है उसमें,
यानी एग्जॉस्ट गैस सबसे पहले किसके पास पहुंचती है? रोडियम। यानी वो जो बॉक्स बना है उस बॉक्स के अंदर पहले स्थान पे कौन है? रोडियम है। ठीक है, क्या रीजन है भाई रोडियम का? हाँ, नहीं हानिकारक तो है, बट रोडियम हम लगाते हैं इसलिए क्योंकि ध्यान दें, ये जो NOx है ये जब ब्रेक होता है केमिकल रिएक्शन में तो ये NX और प्लस OX में ब्रेक हो जाता है। सिंपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? तो ना तो हमें नाइट्रोजन से दिक्कत होती है और ना ही हमें ऑक्सीजन से दिक्कत होती है। क्लियर है? और यही आप लोगों ने उस दिन जब कहा था कि अमोनिया का यूज करते हैं गाड़ी में, क्या भरते हैं? अमोनिया। पर्पस यही था, ठीक ना, कि जब अमोनिया वहां से निकलता है तो अमोनिया के साथ एग्जॉस्ट गैस में जो NOx है वो क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है और सिंपल नाइट्रोजन फॉर्म कर देता है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर में 98% तो नाइट्रोजन है। तो अमोनिया जो हम आजकल गाड़ियों में फिल करते हैं उसका पर्पस यही है। क्लियर है? तो NOx में को जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक ना, रोडियम के साथ, तो क्या बन जाता है? सिंपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? इसीलिए सबसे पहले किसको रखा गया? रोडियम को। क्यों? कि रोडियम से आपको एक चीज मिलने वाली है, क्या? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो फर्दर आगे के जो दो केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। कौन कौन से है भाई? दूसरा है Hc प्लस, अब ये जो ऑक्सीजन आता है वो यहां रिएक्ट कर जाता है और ये आपको क्या बना देता है भाई? H2O प्लस CO2। अब ना तो आपके लिए H2O हानिकारक है और CO2 हानिकारक तो है बट सबसे कम हानिकारक है। क्लियर है? तीसरा क्या बचा? CO प्लस O2, ये भी क्या बनाता है? CO2, जो कि क्या है? सबसे लेस हार्मफुल है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रोडियम को पहले क्यों यूज किया? क्योंकि रोडियम जब NOx के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का यूज फर्दर इनके हाइड्रोकार्बन और CO के ऑक्सीडेशन के लिए हम कर लेते हैं, जिसके कारण ये भी क्या होते हैं? लेस हार्मफुल CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा एमिशंस के ऊपर और कैसे एमिशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक और जो चीज है जो आपको समझना है कि NOx, हमको पता है कि मोस्ट हार्मफुल कौन है? NOx। और ये NOx बनता क्यों है? नाइट्रस ऑक्साइड क्यों बनता है? तो ये चीज हमें समझना है। नाइट्रस ऑक्साइड तभी बनेगा जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर रिएक्ट करेगा। क्लियर है? नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करे? ऑक्सीजन के साथ। कब? एट वेरी हाई टेम्परेचर, तभी जाकर के हमारा NOx फॉर्म होता है। ठीक है? आईसी इंजन का जो टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच जाता है? मैक्सिमम करीब करीब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या होता है? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 1000 डिग्री के आसपास होता है। 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और इसी के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं ताकि एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़े, अदरवाइज मेटल क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो एवरेज टेम्परेचर हमारा 1000 डिग्री के आसपास रहता है और उस पे जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है। देखिए, दो रीजन में NOx फॉर्म हो सकता है। पहला, फ्यूल की मात्रा थोड़ी कम रहे और ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहे? ज्यादा रहे, उस केस में भी NOx हो सकता है। या फिर आपका कूलिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो जिससे कि इंजन का टेम्परेचर क्या होने लगे? बढ़ने लगे और हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? NOx बनाती है। तो NOx ना बने इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कूलिंग सिस्टम।
आपका कूलिंग सिस्टम यदि प्रॉपर इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करता है तो NOx फॉर्मेशन की जो समस्या है वो काफी हद तक रिमूव हो जाती है। क्लियर है? दूसरा, एक एडिशनल टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड EGR। NOx एमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक तकनीक है क्या? EGR। EGR का फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। क्या है EGR का फुल फॉर्म? एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। ठीक ना? तो ये एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन करके डीजल इंजन के केस में हम लोग NOx एमिशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा सा इस तकनीक के बारे में जानें। जब हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो इंजन का वर्क आउटपुट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इंजन का आउटपुट कहीं ना कहीं क्या होता है? कम होता है। लेकिन एक फायदा होता है, वो है NOx एमिशन को हम कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं सेव होता है। ठीक ना? इसीलिए अभी ये तकनीक काफ़ी यूज़ हो रही है। ठीक है, हम कैटालिटिक कन्वर्टर तो यूज़ कर रहे हैं, अब कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ हम EGR भी यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर में जो आप मेटल प्लैटिनम यूज़ कर रहे थे दैट इज़ टू कॉस्टली, उसकी कॉस्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। तो हम दूसरे तकनीक के ऊपर देखते हैं कि कैसे NOx के एमिशन को रोक सकें। उसमें एक है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। समझिए क्या करते हैं। देखिए, EGR का उपयोग सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में हो सकता है, पेट्रोल के साथ करना संभव नहीं है। क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेट्रोल इंजन में हाई टेम्परेचर किसके लिए जिम्मेदार होता है? नॉकिंग के लिए, डेटोनेशन के लिए। और अगर आप एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन की टेक्निक यूज करेंगे तो इनलेट एयर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाएगा, जिससे नॉकिंग की समस्या आएगी। इसलिए इसका उपयोग हम लोग SI इंजन में नहीं करते, पेट्रोल इंजन में नहीं करते। और दूसरी तरफ डीजल इंजन में हमने पढ़ा कि यदि टेम्परेचर कम हो जाए तो नॉकिंग की समस्या होगी। तो इससे हमारा डीजल इंजन में टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे कि हमें बेनिफिट होता है, हमें फायदा होता है। क्लियर है? अब ये तकनीक है क्या? ध्यान दें, जो भी एग्जॉस्ट गैस बाहर आ रही है हम क्या करते हैं, उसके कुछ पोर्शन को ले लेते हैं और वापस कहां चले जाते हैं? इनलेट वाल्व के पास। जो फ्रेश एयर आ रही थी उसके साथ कुछ एग्जॉस्ट गैस को मिक्स कर देते हैं। फायदा क्या होता है भाई? जब आप एग्जॉस्ट गैस को मिक्स कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर से जब हम हवा लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन। जब आप एग्जॉस्ट गैस को मिक्स करते हैं तो इसमें ऑलरेडी कंबशन के बाद की गैसेस हैं जो इनलेट एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। और जब उसका कंबशन होता है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। बात समझ में आ रही है? यानी कहीं ना कहीं हम एटमॉस्फेरिक एयर को डाइल्यूट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम उसमें मिलावट कर रहे हैं और मिलावट करके हम उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगर क्वालिटी कम होगी तो कंबशन के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो NOx का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि यदि आप एग्जॉस्ट गैस को इनलेट एयर के साथ मिक्स करेंगे तो इनलेट एयर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अब क्लियर है क्यों SI इंजन के साथ यूज नहीं करते? क्योंकि अगर इनलेट एयर का बढ़ेगा तो पेट्रोल इंजन में नॉकिंग की समस्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। जबकि डीजल में ये नॉकिंग की समस्या को रोकेगा। इसीलिए किसके साथ उपयोग करते हैं? डीजल इंजन के साथ, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। क्लियर है? तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो सबसे हार्मफुल हमारा पॉल्यूटेंट है NOx, इसको रोकने का दो तरीका है। पहला, रोडियम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना? रोडियम का यूज करते हैं। जब हम रोडियम का यूज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? और दूसरा तकनीक क्या है? EGR, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। इसमें हम लोग एग्जॉस्ट गैस के कुछ हिस्से को किसके साथ मिक्स कर देते हैं?
इनलेट एयर के साथ, डीजल इंजन के केस में सिर्फ, ठीक ना, जिससे इनलेट एयर की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसके कारण कंबशन के बाद बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर कब जाता है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड हो जाएगी तो बहुत हाई ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, और बहुत हाई टेम्परेचर नहीं जाएगा तो NOx फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि NOx बनता ही है जब नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये वो मेथड है जिनसे हम लोग एमिशंस को कंट्रोल कर